नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 131 से लेकर 135 तक को समझने वाले हैं। देखिए, ये सेक्शंस उस प्रक्रिया की बात करते हैं जो तब शुरू होती है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कहीं शांति भंग हो सकती है और वो एक शुरुआती नोटिस जारी कर देते हैं। तो उस नोटिस के बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं कि कानून इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जब पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति बनाए रखने की जरूरत होती है, तो हमारा कानून फेयरनेस और ऑर्डर यानी निष्पक्षता और व्यवस्था के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है? इसका जवाब हमें इन्हीं सेक्शंस में मिलने वाला है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोर्ट में हाजिरी कैसे पक्की की जाती है, फिर आदेश और वकील के अधिकार क्या हैं, और उसके बाद जांच का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। और हाँ, आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक साथ समराइज भी करेंगे। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने पड़ोसी श्याम के खिलाफ एक शिकायत की है कि श्याम शांति भंग कर सकता है। मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 130 के तहत एक शुरुआती ऑर्डर, एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? बस यहीं से सेक्शन 131 की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है ये पक्का करना कि श्याम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, और कानून इसके लिए दो अलग अलग सिचुएशंस की बात करता है। यहां पर कानून एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है, क्या श्याम कोर्ट में मौजूद है? अगर जवाब हाँ है तो सेक्शन 131 लागू होगा। मैजिस्ट्रेट बस उसे सीधे सीधे वो आदेश पढ़कर सुना देंगे। लेकिन अगर वो कोर्ट में नहीं है तो फिर सेक्शन 132 के तहत कोर्ट को उसे बुलाने के लिए समन या फिर वारंट जारी करना पड़ेगा। अब ये दो शब्द है ना, समन और वारंट, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। समन आप समझ लीजिए कोर्ट से आने वाला एक ऑफिशियल बुलावा है, लेकिन वारंट इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। ये पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट लाने का अधिकार देता है। आमतौर पर पहले समन ही भेजा जाता है, पर अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति नहीं आएगा या मामला गंभीर है तो सीधा वारंट भी जारी हो सकता है। और देखिए, सेक्शन 132 मजिस्ट्रेट को एक बहुत ही खास पावर भी देता है। अगर पुलिस रिपोर्ट से या किसी और जानकारी से मजिस्ट्रेट को ये यकीन हो जाता है कि शांति भंग होने का खतरा इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ तुरंत गिरफ्तारी से ही रोका जा सकता है, तो वो किसी भी वक्त बिना इंतजार किए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो इंसान कोर्ट आ गया है या उसे बुला लिया गया है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? फेयरनेस यानी निष्पक्षता। तो कानून ये कैसे पक्का करता है? ये पक्का करके कि उस व्यक्ति को पता हो कि उस पर आरोप क्या है और उसे कानूनी मदद का अधिकार भी मिले। सेक्शन 133 जो है वो इसी फेयरनेस के प्रिंसिपल पर बना है। ये कहता है कि जब हमारे उदाहरण वाले श्याम को समन या वारंट दिया जाएगा तो उसके साथ सेक्शन 130 वाले शुरुआती आदेश की एक कॉपी लगाना जरूरी है। ऐसा क्यों? ताकि श्याम को बिल्कुल साफ साफ पता हो कि उसे कोर्ट क्यों बुलाया गया है और उससे अपना बचाव किस बात पर करना है। अब आता है सेक्शन 134 जो एक और बहुत जरूरी अधिकार की बात करता है, अपने वकील के जरिए पेश होने का अधिकार। अगर श्याम किसी जायज वजह से खुद कोर्ट नहीं आ सकता तो मजिस्ट्रेट उसे छूट दे सकते हैं और उसके वकील को उसकी जगह पेश होने की इजाजत दे सकते हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि अगर कोई सच में नहीं आ पा रहा तो उसकी वजह से केस रुकेगा नहीं। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। अगर व्यक्ति कोर्ट में है तो उसे आदेश सुना दिया जाता है, अगर नहीं है तो समन या वारंट भेजा जाता है, और उस समन या वारंट के साथ आदेश की कॉपी भेजना बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर कोर्ट की इजाजत से वकील के जरिए भी पेशी हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया एक निष्पक्ष सुनवाई की नींव रखती है। जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाता है, चाहे खुद या वकील के जरिए, तब असली काम शुरू होता है। सेक्शन 135 उस जांच या जिसे हम इंक्वायरी कहते हैं उसकी प्रक्रिया बताता है, जहां मैजिस्ट्रेट ये पता लगाते हैं कि जो शुरुआती जानकारी मिली थी उसमें आखिर सच्चाई कितनी है। तो सेक्शन 135 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अब राम की शिकायत की सच्चाई की जांच शुरू करेंगे। इसके लिए वो और भी सबूत ले सकते हैं जो उन्हें जरूरी लगें। ये जांच की प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही होती है जैसी समन केस के ट्रायल में अपनाई जाती है। और मान लीजिए अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो ये मजिस्ट्रेट तय कर सकते हैं कि सबकी जांच एक साथ की जाए या अलग अलग। चलिए अब सेक्शन 135 में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या हैं।
किस तरह के सबूतों की बात की गई है, और सबसे जरूरी, इस पूरी जांच प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम लिमिट क्या है। सेक्शन 135 का क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट को एक प्रिवेंटिव पावर यानी कुछ होने से पहले ही उसे रोकने की शक्ति देता है। अगर जांच के दौरान भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो वो शाम को एक अंतरिम बॉन्ड भरने का आदेश दे सकते हैं। ये बॉन्ड असल में एक वादा होता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक शांति बनाए रखी जाएगी। अब ये एक बड़ा दिलचस्प कानूनी शब्द है, आम प्रतिष्ठा का साक्ष्य या एविडेंस ऑफ जनरल रिप्यूट। सेक्शन 135 का क्लॉज 4 कहता है कि अगर ये साबित करना हो कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो इस तरह के सबूत का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये साबित करने के लिए कि शाम का व्यवहार आमतौर पर झगड़ालू है, उसके आस पड़ोस के लोगों की गवाही भी ली जा सकती है कि समाज में उसकी इमेज कैसी है। अब आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है समय। कानून ने एक डेडलाइन तय की है और वो डेडलाइन है 6 महीने की। देखिए, ये जो 6 महीने का नियम है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये कार्यवाही सालों साल ना चलती रहे। अगर जांच 6 महीने में पूरी नहीं होती तो केस अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, एक छूट है, मजिस्ट्रेट खास वजहों को लिखकर समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति जेल में है तो 6 महीने की हिरासत के बाद कार्यवाही हर हाल में खत्म हो जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है जो किसी की आज़ादी की रक्षा करता है। तो अगर सेक्शन 135 को निचोड़ें तो क्या बातें निकलती हैं? पहली, जांच का मकसद है सच्चाई का पता लगाना। दूसरी, जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान अंतरिम बॉन्ड लिया जा सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए, वरना केस अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अब जब हमने सेक्शन 131 से 135 तक का ये पूरा सफ़र देख लिया है, तो आइए एक बार सारी मुख्य बातों को जोड़ के देखते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। ये पूरी यात्रा एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है, फिर उसे मामले की पूरी जानकारी और कानूनी मदद का अधिकार दिया जाता है ताकि सुनवाई निष्पक्ष हो। उसके बाद मामले की गहराई से जांच होती है और अंत में 6 महीने की समय सीमा ये पक्का करती है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो और किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ये सार्वजनिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है।